हम्म तो जब भी हम किसी विशाल गगनचुंबी इमारत या फिर किसी नए अत्याधुनिक डेटा सेंटर को देखते हैं ना, तो हमारा ध्यान हमेशा उसकी बाहरी चमक दमक या कंक्रीट पर ही जाता है। हाँ बिल्कुल, जो सामने दिखता है उसी पर लोग फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में सोचें, तो जिस तरह इंसान का शरीर नसों के बिना काम नहीं कर सकता, वैसे ही ये सारा का सारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही बेसिक सी चीज के बिना पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। आप वायर्स और केबल्स की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। वायर्स और केबल्स, ऊपर से देखने पर ना ये बहुत ही बोरिंग या आम विषय लग सकता है, लेकिन इसके भीतर जो आर्थिक हलचल मच रही है, मतलब जो पैसा बन रहा है, वो किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। ये तुलना बहुत सटीक है। देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही खामोशी से हमारे देश के पूरे कैपेक्स बूम की रीढ़ बना हुआ है। हम्म इसे हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब जब भी कोई नया पावर प्लांट बनता है या शहर में नई मेट्रो लाइन बिछती है, तो सबसे पहली डिमांड इन्हीं तारों और केबलों की होती है। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य इसी नर्वस सिस्टम की गहराई में जाना है, और इसके लिए हमारे पास 9 अलग-अलग फाइनेंशियल सोर्सेज का एक बहुत ही शानदार डेटाबेस है। हाँ, जिसमें 6 दिग्गज कंपनियों के अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं। बिल्कुल, जैसे पॉलीकैब, आरआर केबल, केईआई, फिनोलेक्स, डायनामिक केबल्स और केएसएच इंटरनेशनल। मतलब इन कंपनियों के अपने दावे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास जमीनी हकीकत दिखाने वाली 3 क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स भी हैं, यूनिवर्सल केबल्स, कॉर्ड्स केबल और बिरला केबल के। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट में हो रहे इस भारी निवेश ने इस बहुत ही साधारण से दिखने वाले सेक्टर को रातों रात एक सोने की खदान में बदल दिया है। तो चलिए, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल, शुरू करते हैं। क्योंकि ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि तार बनाने वाली कंपनियां किस तरह रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही हैं। सबसे पहले इस सेक्टर के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उनकी बात करते हैं। पॉलीकैब के आंकड़े मैंने देखे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी सॉफ्टवेयर या टेक कंपनी के नंबर्स हों। हाँ, ये सच में चौंकाने वाला है। पॉलीकैब के जो लेटेस्ट अर्निंग कॉल के आंकड़े हैं, उनके अनुसार उन्होंने अपने इतिहास का सबसे ज्यादा तिमाही और वार्षिक रेवेन्यू दर्ज किया है। अमेजिंग। मतलब ये करीब 27% की ग्रोथ है। और अगर हम इस ग्रोथ के पीछे के असली मैकेनिज्म को समझें, तो ये सिर्फ बाजार की स्वाभाविक गति का नतीजा नहीं है। तो फिर क्या है इसके पीछे? ये उनकी एक बहुत ही आक्रामक रणनीति का हिस्सा है, जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट स्प्रिंग का नाम दिया है। अच्छा, प्रोजेक्ट स्प्रिंग। नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कोई लंबी छलांग लगाने की तैयारी हो रही हो। इसके पीछे का मेन आइडिया क्या है? तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के तहत पॉलीकैब का लक्ष्य ये है कि जो इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ है, उससे उन्हें 1.5 से 2 गुना ज्यादा तेज गति से बढ़ना है। बाप रे, 1.5 से 2 गुना। हाँ, वे बाजार के हर छोटे बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच भी है। वे एफएमईजी सेगमेंट में भी बहुत भारी निवेश कर रहे हैं। एफएमईजी मतलब वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, पंखे, स्विच और लाइट्स वगैरह। बिल्कुल वही। लेकिन ये एफएमईजी सेगमेंट अभी भी सिंगल डिजिट मार्जिन पर अटका हुआ है। उनका असली पावर हाउस अभी भी केबल सेगमेंट ही है, जहां वॉल्यूम ग्रोथ बहुत मजबूत है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। देखिए, एफएमईजी में तो पहले से ही हैवेल्स और बजाज जैसी बहुत सारी पुरानी और स्थापित कंपनियां हैं। हाँ, वहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है। राइट। तो वहाँ मार्जिन कम होना तो समझ आता है, क्योंकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में बहुत भारी पैसा जलाना पड़ता है। लेकिन केबल्स में इतनी ग्रोथ, ऐसा ही कुछ आरआर केबल के साथ भी देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली, आरआर का काबिल की नंबर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, पूरे साल के लिए उनका वॉल्यूम ग्रोथ 16% रहा है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है उनका निर्यात। एक्सपोर्ट्स। मिडिल ईस्ट में इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसके बावजूद उनके एक्सपोर्ट ने घरेलू बाजार से भी बेहतर प्रदर्शन किया है, और वे अगले साल केबल सेगमेंट में 25% वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। सही कहा आपने। ये आंकड़ा बेसिकली इस बात का प्रमाण है कि भारतीय केबल निर्माताओं ने ग्लोबल लेवल पर अपनी क्वालिटी और सप्लाई चेन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। मतलब अब हम सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिर्फ कुछ गिने चुने देशों का दबदबा था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां उस खाली जगह को बहुत तेजी से भर रही हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन देखिए, जब हम इतनी बड़ी ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो बिजनेस मॉडल का सस्टेनेबल या टिकाऊ होना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस मामले में केएआई का मॉडल एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। ओहो हाँ, केआई के मॉडल पर तो बात करना बहुत ही जरूरी है। वे लगातार 17 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उनका जो रेवेन्यू मॉडल है, वो इस पूरी इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा अनोखा लगा।
वे इसे पास ऑन प्राइसिंग मॉडल कहते हैं। हाँ, पास ऑन मॉडल ये काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो इसका मतलब ये है कि कच्चा माल जैसे तांबा हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, केआईए उस एक्स्ट्रा कॉस्ट का सारा भार सीधे अपने ग्राहकों पर डाल देता है, मतलब खुद कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते। और ऐसा करना प्रैक्टिकली आसान नहीं होता है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं की कीमतें कमोडिटी मार्केट में हर दिन बल्कि हर घंटे बदलती हैं। बिल्कुल, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है वो। तो केआईए ने क्या किया है कि अपने B2B कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किए हैं कि वे इस अस्थिरता से खुद को पूरी तरह बचा लेते हैं। उनका मार्जिन हमेशा सुरक्षित रहता है, चाहे बाजार में कुछ भी हो रहा हो। यार, ये केआई का पास ऑन मॉडल तो बिल्कुल किसी हाईवे के टोल प्लाजा जैसा लगता है मुझे। टोल प्लाजा वो कैसे? मतलब जहां सड़क बनाने का खर्च या डामर की कीमत चाहे जितनी भी बढ़ जाए, टोल तो सीधे मुसाफिर की जेब से ही कटता है ना। टोल प्लाजा का मालिक कभी घाटे में नहीं रहता है। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। लेकिन यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी शंका है, क्या ये मॉडल इन कंपनियों को पूरी तरह से इनविंसिबल या अजेय बना देता है? I mean, अगर कल को तांबे के दाम अचानक 50% बढ़ जाएं, तो क्या ग्राहक सच में प्रोजेक्ट बंद नहीं करेगा? क्या इस पास ऑन की कोई लिमिट नहीं है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ है। कागजों पर आपको ये पास ऑन मॉडल अजेय लग सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी नियम है, जब कीमतें एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो मांग नष्ट होने लगती है। डिमांड डिस्ट्रक्शन, राइट? एग्जैक्टली, डिमांड डिस्ट्रक्शन। अगर तांबा बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो रियल एस्टेट डेवलपर अपना प्रोजेक्ट कुछ महीनों के लिए टाल ही देगा। जाहिर सी बात है, बजट बिगड़ जाएगा उसका। बिल्कुल। इसके अलावा बाहरी कारक भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीकैब की ही रिपोर्ट को अगर हम देखें, इतनी शानदार ग्रोथ के बावजूद उन्हें मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण माल भेजने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लॉजिस्टिक्स इश्यूज। हाँ, और डोमेस्टिक लेवल पर भी उत्तर और पश्चिम भारत में प्रदूषण के कारण जब सर्दियों में निर्माण कार्य रोके गए थे तो उनके वॉल्यूम ग्रोथ पर इसका सीधा असर पड़ा था। अच्छा, तो मतलब आप कच्चे माल की कीमत तो पास ऑन कर सकते हैं क्लाइंट को, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन साइट ही बंद हो जाए तो भाई तार बिछाएगा कौन? वही तो। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। खैर, ये तो हो गई उन दिग्गजों की बात जो बड़े वॉल्यूम्स पर खेल रहे हैं। लेकिन देखिए, हर कंपनी सिर्फ अंधाधुंध केबल नहीं बेचना चाहती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स अलग गेम खेल रहे हैं। राइट। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो वॉल्यूम के दौर से बाहर निकलकर सिर्फ मार्जिन के पीछे भाग रही हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा को उन कंपनियों की ओर ले चलते हैं जो अपना एक विशेष बाजार या निश तलाश रही हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा ट्रेंड उभर कर आ रहा है वो ये है कि पारंपरिक केबल निर्माता अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ओर मुड़ रहे हैं। वे समझ गए हैं कि घर में लगने वाले साधारण तार बेचकर लंबे समय तक मोटा मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। इसलिए अब पूरा फोकस सोलर पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और फिनोलेक्स इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मैंने पढ़ा था, अर्निंग कॉल के मुताबिक उन्होंने ऑटो केबल्स में 42% की जबरदस्त छलांग लगाई है। 42%? Yes. ये बहुत बड़ा नंबर है ऑटो सेक्टर में। हाँ, और सोलर केबल्स के क्षेत्र में भी उनका नया प्रवेश इतना सफल रहा है कि वे अपनी नई उत्पादन क्षमता का 80 से 85% इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एकदम पीक पर है। एग्जैक्टली। हालांकि कृषि क्षेत्र में ऑफ सीजन और कुछ प्राइसिंग के मुद्दों के कारण उन्हें थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। देखिए, कृषि क्षेत्र हमेशा से मौसम की मार और चक्रीय मांग पर निर्भर रहा है। जब बारिश अच्छी होती है तब किसान नए पंप सेट्स और केबल खरीदते हैं। मानसून पर डिपेंडेंट है पूरी तरह। हाँ, तो फिनोलेक्स का सोलर और ऑटो सेक्टर पर फोकस करना एक बहुत ही स्मार्ट हेजिंग रणनीति है। मेक सेंस। जब कृषि सेक्टर धीमा होता है तो ये उभरते हुए ट्रेंड्स उस नुकसान को संतुलित कर देते हैं। और वैसे भी सोलर केबल्स को खुले आसमान के नीचे भयंकर गर्मी और यूवी किरणों के बीच दशकों तक काम करना होता है, इसलिए उनकी बनावट बहुत अलग होती है और यही वजह है कि वहाँ मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है। इंटरेस्टिंग। और अगर हम बनावट और तकनीकी विशेषता की बात कर ही रहे हैं तो KSH इंटरनेशनल का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल, उनका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है। IPO के बाद ये कंपनी बहुत आक्रामक तरीके से अपना विस्तार कर रही है। वे अपने सुपर प्लांट की क्षमता में लगभग 40% की भारी वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि उनका 75% रेवेन्यू स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर से आता है। अब एक आम इंसान के लिए हम पूछना चाहूंगा कि ये वाइंडिंग वायर हमारे घरों में लगने वाले साधारण तार से अलग कैसे होता है? मैं बताती हूँ। ये एक बहुत ही तकनीकी और हाई वैल्यू उत्पाद है। वाइंडिंग वायर्स बेसिकली वो पतले तार होते हैं
जो ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और ईवी के अंदर कॉइल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जो मोटर के अंदर घूमते हैं। हाँ, ये घर की दीवारों में लगने वाले तार बिल्कुल नहीं है। इन तारों को अत्यधिक तापमान और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दबाव सहना पड़ता है, इसलिए यहाँ मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, इन वायर्स के खरीदार जल्दी अपना सप्लायर नहीं बदलते, क्योंकि अगर वाइंडिंग वायर की क्वालिटी में थोड़ी सी भी कमी हुई ना, तो लाखों रुपए का ट्रांसफार्मर या पूरी की पूरी ईवी की मोटर जल सकती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही तगड़ी रणनीति है फिर। मतलब एक बार अगर कोई कंपनी आपका ग्राहक बन गई तो वो लंबे समय तक टिका रहेगा, क्योंकि स्विच करने में रिस्क बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली, स्टिकी कस्टमर बेस बन जाता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो रणनीतिक बदलाव लगा वो डायनामिक केबल्स का लगा। हाँ, उनका डिसीजन काफी बोल्ड था। बोल्ड, मैं तो कहूंगा बहुत ही साहसिक कदम था। उन्होंने रेलवे सिग्नलिंग और लो वोल्टेज कंडक्टर जैसे उत्पादों को बनाना ही पूरी तरह से बंद कर दिया है, मतलब जीरो। उनका पूरा फोकस अब पावर और सोलर केबल्स पर है, और सोलर अब उनकी कुल बिक्री का 18% हो गया है। डायनामिक केबल्स का ये कदम B2B बिजनेस की एक बहुत गहरी और मैं कहूंगी क्रूर सच्चाई को सामने लाता है। पर एक मिनट रुकिए, मुझे ये बात अभी भी पूरी तरह से हजम नहीं हो रही है। क्यों, क्या डाउट है आपको? देखिए, आज भारत में रेलवे सेक्टर में इतना भारी बूम है, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नई ट्रेनें आ रही हैं, वंदे भारत चल रही हैं। ऐसे समय में रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह छोड़ देना, ये तो वैसा ही है यार जैसे कोई मशहूर रेस्टोरेंट अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली लेकिन सबसे कम मुनाफे वाली डिश को मेन्यू से ही हटा दे। क्या सिर्फ मार्जिन के पीछे भागना और इतना बड़ा बाजार छोड़ देना सच में एक समझदारी भरा कदम है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आपकी ये रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। अच्छा। हाँ, देखिए, B2B बाजार में जो उत्पाद बनाने में आसान होते हैं, जैसे लो वोल्टेज कंडक्टर या रेलवे के साधारण सिग्नलिंग केबल्स, वहाँ बहुत गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब कोई भी बना सकता है उसे। एग्जैक्टली। उस बाजार में एंट्री बैरियर बहुत कम है। अनगिनत छोटी और असंगठित कंपनियां भी वे तार बना सकती हैं, जिससे टेंडर हासिल करने के लिए कीमतों को लेकर हमेशा लड़ाई रहती है। जो सबसे कम प्राइस कोट करेगा उसे टेंडर मिल जाएगा। बिल्कुल, और नतीजा ये होता है कि मार्जिन एकदम नाम मात्र का रह जाता है। डायनामिक केबल्स ने यह महसूस किया कि अपनी महंगी मशीनों और कार्यबल को उन उत्पादों में लगाने का कोई फायदा नहीं है जहां सिर्फ टर्नओवर बढ़ रहा हो लेकिन मुनाफा नहीं। टॉप लाइन बढ़ रही है लेकिन बॉटम लाइन वैसी है। सही कहा। इसके बजाय उन्होंने अपनी क्षमता को हाई मार्जिन वाले रिन्यूएबल्स और पावर केबल्स में लगाया, जहां तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है और प्रतिस्पर्धा कम होती है। ये वॉल्यूम के ऊपर वैल्यू को तरजीह देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बात समझ में आती है। मतलब बिजनेस में सिर्फ बेचना ही काफी नहीं है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं बेचना है। एकदम सही बात। खैर, मुनाफे और सेल्स की इस चमचमाती दुनिया के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा है। अभी तक हमने अर्निंग्स कॉल्स की मीठी मीठी बातें सुनी, जहां हर कंपनी बस अपनी सफलता का जश्न मना रही है। हाँ, अर्निंग कॉल्स में तो सब अच्छा ही लगता है। तो लेकिन अब हम इस चर्चा को उन 3 क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स की ओर ले जाते हैं जो इस सेक्टर की असली और थोड़ी डरावनी तस्वीर दिखाती हैं। ये वो दुनिया है जिसे हम वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो कहते हैं। मैं सहमत हूँ। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स हमेशा उस सच्चाई को बाहर लाती हैं जो अक्सर अर्निंग कॉल्स की पॉजिटिव बातों के पीछे छिप जाती है। मतलब अर्निंग कॉल्स में कंपनियां भविष्य के सपने बेचती हैं, जबकि रेटिंग एजेंसियां वर्तमान के बही खातों का पोस्टमार्टम करती हैं। बहुत खूब कहा। तो शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल केबल से। केयरने ने ए स्टेबल की रेटिंग दी है। कागजों पर तो सब बहुत बढ़िया दिखता है। ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है इनकी। हाँ, इनका ऑर्डर बुक लगभग 2,889 करोड़ रुपए का है। इन्होंने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी EHV केबल्स पर फोकस करके अपना ऑपरेटिंग मार्जिन 9.6% तक पहुंचा दिया है। लेकिन असली पेंच इनके EPC बिजनेस में है, जो इनके वर्किंग कैपिटल पर बहुत भारी दबाव डालता है। देखिए, यहाँ 2 अलग-अलग चीजें हो रही हैं जिन्हें समझना जरूरी है। बताइए। पहला है EHV यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। ये वो बहुत मोटे केबल होते हैं जो ग्रिड से शहरों तक भारी मात्रा में बिजली लाते हैं। इन्हें बनाने के लिए भारी निवेश और बहुत सख्त टेस्टिंग की जरूरत होती है, इसलिए यह मार्जिन लगभग 10% तक पहुंच जाता है। ओके, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ है EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ तार बेच नहीं रही है, बल्कि खुद जाकर पूरी लाइन बिछा रही है, खंभे लगा रही है और पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर रही है। और यहीं पे सारा पैसा फंस जाता है ना? बिल्कुल।
ऐसे प्रोजेक्ट ज्यादातर सरकारी या बड़ी पावर यूटिलिटी कंपनियों के होते हैं। इनमें प्रोजेक्ट पूरा होने का समय 18 से 24 महीने तक का होता है। 2 साल तक? हाँ, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भुगतान कई चरणों में फंसा रहता है। माइलस्टोन पूरे होने पर ही पैसा मिलता है। तो फिर कंपनी काम कैसे चलाती है अपना? यही तो बात है। यूनिवर्सल केबल्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बैंकों से भारी वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ता है जी। इसका परिणाम ही होता है कि उनके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। ओहो। और ऐसा ही कुछ कॉर्ड्स केबल के साथ भी देखने को मिल रहा है। उनकी रेटिंग केयर BBB स्टेबल है। कॉर्ड्स केबल की स्थिति भी दिलचस्प है। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल 82 दिनों से घटाकर 77 दिन कर लिया है। यानी वे अपना फंसा हुआ पैसा अब 5 दिन जल्दी निकाल पा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव तो है, लेकिन पावर केबल्स की तरफ उनका जो ज्यादा झुकाव है ना, वो उनके लिए सिरदर्द बन गया है। पावर केबल से उनका 46% रेवेन्यू आता है, लेकिन वहां मुनाफा इतना कम है कि ओवरऑल मार्जिन पर भारी दबाव पड़ रहा है। कॉर्ड्स केबल की कहानी हमें बेसिकली ये बताती है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव कितनी जल्दी अपने मुनाफे को खा सकता है। पावर केबल्स में तांबे और एल्यूमिनियम का बहुत अधिक उपयोग होता है। अगर आपके पास KEI जैसा मजबूत पास ऑन मॉडल नहीं है या आपके क्लाइंट्स की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो कच्चे माल के दाम बढ़ने पर आपको अपनी जेब से ही वो नुकसान सहना पड़ेगा। क्योंकि आप हर बार क्लाइंट से ज्यादा पैसे तो नहीं मांग सकते ना। बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है। ये सब देखकर तो मुझे ये लगता है कि तार और केबल बेचना तो बहुत आसान है, क्योंकि बाजार में मांग इतनी ज्यादा है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन माल बेचने के बाद अपना ही पैसा वापस निकालना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा लगता है कि इस पूरी चमकती हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी का असली विलन ये वर्किंग कैपिटल ही है। विलेन कहना शायद थोड़ा सख्त वर्ड होगा, लेकिन हाँ, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे हर B2B बिजनेस को स्वीकार करना ही पड़ता है। जब कोई कंपनी सरकारी ठेकेदारों या बड़े बिल्डर्स के साथ काम करती है, तो वे 90 से 120 दिनों तक का क्रेडिट पीरियड मांगते हैं। 3-4 महीने का उधार। हाँ, लेकिन कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तांबा खरीदने के लिए अपने सप्लायर को तुरंत नकद पैसा देना होता है, और ग्राहक से पैसा 3-4 महीने बाद आता है। एग्जैक्टली। इस बीच फैक्ट्री चलाने और कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो कंपनी इस कैश फ्लो साइकिल को जितनी अच्छी तरह से मैनेज कर लेती है, वही असल में विजेता बनती है इस सेक्टर में। और इसी सेक्टर में हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिलता है, जो ये साबित करता है कि एक ही बाजार में 2 कंपनियों के अनुभव बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और ये शायद हमारे आज के इस एनालिसिस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आप बिरला केबल और फिनोलिक्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिरला केबल की हालत देखिए। उनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई है और उन्हें वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। स्थिति थोड़ी खराब है उनकी। हाँ, और कारण ये बताया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC की वैश्विक मांग में भारी कमी आई है और टेलीकॉम सेक्टर में सुस्ती छाई हुई है। उनका मार्जिन लगातार गिर रहा है और फिलहाल उनका एक अन्य कंपनी के साथ विलय भी प्रस्तावित है। हाँ, और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसकी आप बात कर रहे थे। राइट। जहां बिरला केबल OFC की कम मांग से जूझ रही है, वहीं फिनोलेक्स ने अपनी अर्निंग कॉल में बहुत गर्व से बताया है कि उनके कम्युनिकेशन केबल और OFC सेगमेंट में 33% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। 33% की ग्रोथ। यही नहीं, फिनोलेक्स के मैनेजमेंट के अनुसार विश्व स्तर पर फाइबर की कीमतों में फिर से तेजी आ रही है और यहां तक कि बाजार में शॉर्टेज यानी कमी की स्थिति पैदा हो रही है। यार, ये कैसे ही मुमकिन है? एक ही उत्पाद, एक ही बाजार की स्थितियां, लेकिन एक कंपनी संघर्ष कर रही है और दूसरी बम्पर ग्रोथ दिखा रही है। कोई तो झूठ बोल रहा है या फिर दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया में काम कर रहे हैं? देखिए, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। ये विरोधाभास सप्लाई चेन, ग्राहक आधार और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के फर्क को दर्शाता है। कैसे? थोड़ा डिटेल में समझाइए। बिरला केबल मुख्य रूप से कुछ बड़े टेलीकॉम ऑपरेटरों और EPC कॉन्ट्रैक्ट्स पर अत्यधिक निर्भर हो सकती है, जहां 5G के बड़े रोल आउट के बाद अब प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। अच्छा, मतलब उनका क्लाइंट बेस लिमिटेड है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ फिनोलिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत व्यापक है। वे सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि रिटेल मार्केट, छोटे स्तर के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और Tier 2 या Tier 3 शहरों तक बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। डाइवर्सिफाइड है वो। बिल्कुल। और इसके अलावा इन्वेंट्री को मैनेज करने की टाइमिंग भी बहुत अहम होती है इस बिजनेस में। किसने किस दाम पर कच्चा माल खरीदा और कब खरीदा, ये पूरे खेल को बदल सकता है।
आई सी। यानी इस सेक्टर में सिर्फ हवा के रुख के सहारे उड़ान नहीं भरी जा सकती। आपकी अपनी नाव की बनावट कैसी है और पतवार किसके हाथ में है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा के सारे तारों को जोड़कर एक निष्कर्ष निकालते हैं। अगर हम इन सभी 9 फाइनेंशियल सोर्सेज का निचोड़ निकालें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वायर्स और केबल सेक्टर भारत की विकास गाथा का एक छिपा हुआ लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण इंजन है। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई आज। हमने देखा कि सफलता का मंत्र सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगाकर केबल बनाना या बेचना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। असली खेल कच्चे माल की अस्थिर कीमतों को मैनेज करने में है, जैसा केईआई ने अपने पास ऑन मॉडल से किया। और वर्किंग कैपिटल की आग को काबू में रखने में है, जो हमने देखा कि यूनिवर्सल और कॉर्ड्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। एग्जैक्टली। और सबसे अहम बात सही समय पर सही बाजार चुनने में है, जैसे डायनेमिक केबल्स का कम मुनाफे वाला रेलवे बिजनेस छोड़ना और फिनोलेक्स या केएसएच का सोलर, ईवी और वाइंडिंग वायर्स जैसे हाई मार्जिन क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाना। इस पूरे विश्लेषण से ये भी साफ होता है कि ये उद्योग अब सिर्फ एक साधारण कमोडिटी नहीं रह गया है। हाँ, ये अब अत्यधिक तकनीकी, पूंजी गहन और रणनीतिक बन चुका है। जो कंपनियां समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगी, वो डेफिनेटली पीछे छूट जाएंगी। सही कहा। यह सच में सोचने वाली बात है कि जब भी शहरों में कोई नया डेटा सेंटर बनता है, कोई नया मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होता है या मीलों तक फैला हुआ सोलर पार्क आकार लेता है, तो हमारा ध्यान हमेशा उस बड़े ब्रांड या ठेकेदार पर ही जाता है। हाँ, लाइमलाइट हमेशा उन्हीं को मिलती है। लेकिन इन बड़े ढांचों के पीछे असली और खामोश मुनाफा वो चुनिंदा कंपनियां कमा रही हैं जो इन तक बिजली और डेटा पहुंचाने वाले तार बना रही हैं। पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी होती हैं। क्या बात है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो अक्सर हमारे ध्यान में नहीं आता, वो मैं छोड़ना चाहूंगा। बताइए। आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े डेटा सेंटर्स की बात कर रही है। सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया के हर कोने में ज्यादा से ज्यादा सिलिकॉन चिप्स बनाने की होड़ मची है। एनवीडिया और TSMC जैसे नाम हर जगह छाए हुए हैं। बिल्कुल, AI ही फ्यूचर है। लेकिन इन विशाल मशीनों और सर्वरों को 24 घंटे चलाने के लिए और उन्हें ठंडा रखने के लिए अथाह बिजली की जरूरत होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगला बड़ा तकनीकी रेवोल्यूशन या AI का भविष्य सिलिकॉन चिप्स की कमी से ना रोके, बल्कि उस बिजली को डेटा सेंटर्स तक पहुंचाने वाले इन तांबे के तारों की कमी के कारण रुक जाए? एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक सवाल है। आधुनिक चिप्स चाहे जितना भी भारी डेटा प्रोसेस कर लें, लेकिन बिना निरंतर पावर सप्लाई के वे सिर्फ महंगे रेत के टुकड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। उस नर्वस सिस्टम के बिना दुनिया का सबसे तेज दिमाग भी काम नहीं कर सकता। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें भविष्य में गहरी नजर रखनी होगी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।